सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो प्रत्यक्ष का विषय चल रहा था। कोई भी प्रत्यक्ष होता है, अनुमिति ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है, उपमिति ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है, शाब्द ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है। सभी प्रत्यक्षों में लक्षण जाना चाहिए। इसलिए ज्ञानगत प्रत्यक्ष के लिए लक्षण क्या बना दिया? चित्तम। कहते हैं ये चित्तम ऐसा लक्षण हमने बनाया है जो स्वयं प्रकाशत्व है। तो कहते हैं ये इसका आश्रय किया, किसका आश्रय किया मूलकार ने? यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो अपरोक्ष है, अपरोक्षम वहां अर्थ बदल दिया था ने, जो साक्षात अपरोक्ष है, चेतन है, वो ब्रह्म है। इसलिए जितना भी अपरोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसका लक्षण क्या बनता है? चित्त, चेतन मान। सभी में चेतन स्वयं प्रकाश है, चाहे अनुमिति ज्ञान हो, चाहे भ्रम ज्ञान हो, चाहे प्रत्यक्ष ज्ञान हो, सभी ज्ञानों में लक्षण चला जाए, क्योंकि सभी ज्ञानों का प्रत्यक्ष होता है। परतो वन्नीमान ये ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है, अनुमिति ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है। जो भी ज्ञानगत प्रत्यक्ष है, ज्ञान का जो प्रत्यक्ष है, का लक्षण क्या बना? चित्तम बना है। ये सभी पदार्थ आपको उपनिषद में नहीं मिलेंगे, ये छांट छांट करके यहाँ पर लिखे गए हैं, और उपनिषद के भाष्य आदि में जगह जगह इनडायरेक्ट जो है ये सब पदार्थों का निरूपण है। तो वो उपनिषद आदि ग्रंथ कैसे हैं? आकर ग्रंथ है, उसमें सब मिला हुआ है। ये प्रकरण ग्रंथ है, इसमें छांट छांट कर पदार्थ बताए जा रहे हैं। अब चल रहा है प्रसंग, आगे देखो। प्रत्यक्ष प्रमाण निरूपणे भ्रम प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य निर्वचनम अनुपन्नम मत्वा आह। कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का आप निरूपण करने चल पड़े। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से कौन सा ज्ञान होता है? प्रत्यक्ष प्रमा होती है। अब आप प्रत्यक्ष प्रमा का निरूपण करते करते कहां पहुंच गए कि भ्रम प्रमा साधारण जो प्रत्यक्ष सामान्य का निर्वचन करना शुरू कर दिए। अरे प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न होगी बाबा जी। अब आपने प्रमा के साथ साथ सबको पकड़ लिया, भ्रम प्रमा साधारण जो प्रत्यक्ष दे दिया, ऐसा जो निर्वचन जो निरूपण कर रहे हो अनुपन्न है, ऐसा मत्वा, ऐसा जो कहे कोई शंका उठावे तो उसके लिए मूलकार कह रहे हैं मत्वा आह। यदा तो प्रत्यक्ष प्रमाया एवं लक्षण वक्तव्य, जब प्रत्यक्ष प्रमा ज्ञान का ही लक्षण कहना हो तब क्या करना चाहिए? तदा पूर्वोक्त लक्षणे अबाधितत्व विषय विशेषण दिया। कहते हैं जो पूर्वोक्त लक्षण है, ठीक है, जो पीछे कहा गया लक्षण है, उसमें अबाधितत्व विषय विशेषण दे देना चाहिए, माने अबाधित विषय हो। ठीक है, ऐसा कह देने से अब भ्रम में जो है लक्षण नहीं जाए। पहले तो आपने भ्रम प्रमाद साधारण का लक्षण कह देते थे, अब अबाधित विषय, विषय कत्व सती चित्तम, जिसका अबाधित विषय हो और चैतन्य मात्र हो, तो अब ये कैसे लक्षण जाएगा? केवल प्रत्यक्ष ज्ञान में, प्रत्यक्ष प्रमा ज्ञान में लक्षण जाएगा, भ्रम ज्ञान में लक्षण नहीं जाएगा। भ्रम ज्ञान में विषय, क्योंकि उसका विषय बाधित होता है। ठीक है, भ्रम ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। तो भ्रम ज्ञान का जो प्रत्यक्ष है उसमें लक्षण चित्तम जा रहा था, लेकिन अगर आग्रह कर दो कि हमें प्रत्यक्ष प्रमा का ही निरूपण करना है तो कहते हैं उसमें अबाधित विषय दे दो। अबाधित विषय सती क्या करते हैं? चित्तम कह दो। तो सुक्ति रूपयादि जो ज्ञान है कैसे हो जाएगा? सुक्ति रूपयादि ज्ञान में लक्षण आपके जो है वहां पर बाधित विषय को ज्ञान होता है, वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन उसका विषय कैसा है? बाधित है। अतः भ्रम ज्ञान में लक्षण नहीं जाएगा। जहां भ्रम ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है
उसमें लक्षण नहीं आएगा। प्रत्यक्ष प्रमाया का अर्थ किया ज्ञेय गतस्य यथार्थ प्रत्यक्षस्य, विषय का जो यथार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसका लक्षण करना हो। जब प्रत्यक्ष प्रमा मात्र का ये निरूपण हुआ। मूल में देखिए, सुक्ति रूप्यादि भ्रम से संसार कालीन बाद विषय प्रातिभाषिक रेष्टादि विषय कत्वेन उक्त लक्षण भावात न व्याप्ति। कहते हैं जब अबाधित विषयत्व उसमें जोड़ देंगे पूर्वोक्त लक्षण में, अबाधित विषयत्व सती, अबाधित विषयत्व सती चित्तम, जिसका विषय अबाधित हो तो इसका क्या है, भ्रम ज्ञान का जो विषय रेत आदि हैं वो संसार दशा में बाधित हो जाते हैं। अतः भ्रम ज्ञान का जो प्रत्यक्ष में चित्तम लक्षण जा रहा था उसमें अतिव्याप्ति तो नहीं थी, लेकिन आपका अगर आग्रह हो गया कि प्रत्यक्ष प्रमा ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञानगत, प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष ज्ञान का जो है ज्ञानगत प्रत्यक्ष का ही लक्षण बतलाइए, तो उसमें अगर ऐसा आपका आग्रह है तो उसमें अबाधित विषयत्व सती जोड़ दो तो भ्रम ज्ञान के प्रत्यक्ष में नहीं आएगा। पूर्व पक्षी इसको उठा रहे हैं थोड़ी दूसरे ढंग से, देखिएगा। नन अबाधितत्व, आपने कहा बाधित जोड़ देना चाहिए, तो अबाधित कैसा है, पारमार्थिकत्व, पारमार्थिक दृष्टि से बाधित हो। उत सत्व मात्रम कहते हैं, अथवा हम ऐसा कहना चाहेंगे कि सत्ता मात्र, उसका सत्व हो। अबाधित का मतलब जिसका सत्व हो, ठीक ऐसा करना चाहते हो, कोई सत्ता मात्र हो, माने सत्ता, सत्य मतलब कोई सत्ता हो उसकी, पारमार्थिक हो, व्यवहारिक हो, प्रातिभाषिक हो, कोई सत्ता होनी चाहिए। माने अबाधित जिसकी सत्ता होगी उसको अबाधित पद से हम कह रहे हैं। कहते हैं पारमार्थिक तो कह नहीं सकते, घटादि ज्ञान व्याप्ति, घटादि ज्ञान के प्रत्यक्ष में लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि घटादि ज्ञान का विषय जो घट है वो कैसा है, बाधित हो जाता है, अतः वो उसमें लक्षण नहीं जाएगा। न द्वितीय कहो कि सत्ता मात्र कहेंगे, तो सत्ता मात्र कहोगे सुक्ति रूपी ज्ञान अति व्याप्ति, सुक्ति रूपी आदि ज्ञान में व्याप्ति हो जाएगी। क्यों कि रजत में प्रातिभाषिक सत्य तो हम भी मानते हैं, प्रातिभाषिक सत्य मानते हैं, प्रतिभास काल में उसकी वो बाधित रहता ही है। अबाधित का मतलब सत्य, जिसकी सत्ता है उसे कहेंगे अबाधित। तो रूपयादि ज्ञान की भी प्रातिभाषिक सत्ता होती है, उसमें लक्षण चले जाने से ताद अवस्था, ताद ठीक है, तावद अवस्था, अवस्था, हाँ यहाँ पाठ क्या हो जाएगा, तावद, तावद अवस्था, ऐसा ऐसा होना चाहिए पाठ यहाँ पर। अतिव्याप्ते है तावद अवस्था, तावत ऐसा लीजिएगा, वहां पर वह को पीछे लाइएगा। तावत अवस्था माने जैसे पहली अवस्था थी वैसे ही पुनर्व्याप्ति हो जाएगी। इतिहासंख्य ऐसा कहकर कहा कि संसार दशायाम बाधितत्व विवक्षितम, संसार दशा में बाधित विवक्षित है, माने अबाधित विषयत्व जो विशेषण देना है, तो किस दशा में, व्यवहारिक दशा में वो बाधित होना चाहिए, तब लक्षण उसमें नहीं आएगा। भ्रमस माने भ्रांति ज्ञान, प्रातिभाषिकत्व प्रतीति काल मात्र वृत्तित्व और निरोचनीयत्व इतियावत। भ्रांति ज्ञान यहाँ पर भ्रमस्य मूल में लिखा रूप्यादि भ्रमस्य, तो भ्रमस्य कर दिया भ्रांति ज्ञानस्य, भ्रांति ज्ञान सुक्त्यादि का जो विषय भ्रांति जो है वो भ्रांति ज्ञान के जो विषय हैं। तो कहते हैं भ्रांति ज्ञान मतलब प्रातिभाषिकत्व प्रतीति काल मात्र वृत्तित्व, प्रातिभाषिकत्व का अर्थ किया गया प्रतीति काल मात्र विषयत्व, जिसे ज्ञातैक सत्य बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, वेदांत में उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, ज्ञातैक सत्य। जब तक ज्ञान रहता है तब तक उसकी प्रतीति होती है। अगर घट का ज्ञान चल रहा है तो घट की प्रतीति होती रहेगी, पट का ज्ञान हो गया तो पट की प्रतीति खत्म, पट की स्थिति खत्म हो जाती है। ये स्वप्न में देखते हैं ना,
जैसा जैसा ज्ञान चलता वैसे वैसे आकार की प्रतीति चलती रहती है। इसे ज्ञातैक सत्व कहते हैं। इसी को यहाँ पे कह रहे हैं प्रादिभाषिकत्व का अर्थ होता है प्रतीति काल मात्र वृत्तित्व। प्रतीति काल मात्र जो वृत्ति रहे उसके प्रादिभाषिक कहते हैं। अनिर्वचनीयम इति यावत, जिसे अनिर्वचनीय ख्याति है, न सत है न सत है न सत असत उभय। ठीक है, तो कहते हैं ऐसा जो है ये हुआ प्रादिभाषिकत्व का। तथा च तदानीम अनिर्वचनीय रजतादि उपपद्यते। तदानी माने भ्रम काल। क्या अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति होती है? तस्य सुक्ति ज्ञान बाध्यत्वात्। वो जो रजत है वो सुक्ति का जब ज्ञान होता है उसके बाद जाने से तज ज्ञान से भ्रम ज्ञान से बाधित विषयकम। इसलिए तज से लेना भ्रम। भ्रम ज्ञान कैसा है? बाधित विषयकत्व रहता है। इसलिए भ्रम ज्ञान में बाधित विषयकत्व होने से उसमें जो लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि हमने अबाधित अबाधित अबाधितत्वम अबाधितत्वे सति चित्तम ऐसा लक्षण कर दिया जो बाधित होता हुआ कैसा हो, जिसका विषय बाधित विषयत्वे सति चित्तम, जिसका विषय बाधित हो और चेतन स्वरूप हो, ऐसा ज्ञान लेंगे तो कौन सा ज्ञान जाएगा? यथार्थ ज्ञान में ही लक्षण जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमा ज्ञान में ही लक्षण जाएगा, अन्य ज्ञानों में भ्रम ज्ञान आदि में लक्षण नहीं जाएगा। अब यहां पर इन्होंने क्या कह दिया कि यहां पर अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहां पर ये अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति होती है। इसका खंडन करने के लिए कौन आ रहा है? नैयायिक आ रहा है। नैयायिक का सिद्धांत क्या है? अन्यथा ख्यातिवाद। पहले ये समझो, जैसे प्रभाकर जी जो हैं उनके यहाँ कोई भ्रम ज्ञान होता है। इदम रजतम में दो ज्ञान, इदम ठीक, इदम पूर्ववर्ती विषय कर रहा, रजत जो है हटस्थ को विषय कर रहा, उनके यहाँ कोई जो है भ्रम ज्ञान होता ही। ठीक है, उनके यहाँ भ्रम का ज्ञान भ्रम ज्ञान होता है। अन्यथा ख्यातिवादी के मत में क्या है कि इदम जो है पूर्ववर्ती है, सामने है, और रजत कहाँ है? बाजार में सुनार की दुकान। ठीक है, दोनों सत्य पदार्थ। इदम भी सत्य पदार्थ है, सामने सुक्ति वो भी सत्य पदार्थ है। रजत जो बैठा है कहां पर? सुनार की दुकान पर, वो भी सत्य पदार्थ। तो कहते हैं कि दोष के कारण से जो बाजार में रखा हुआ रजत है वो यहां पर दिखाई देता है नैयायिक को। कहां पर? इदम देश में। तो इदम का रजत के साथ जो संसर्ग है केवल वो मिथ्या है। उस संसर्ग के मिथ्या होने के कारण से क्या है? उस ज्ञान को भ्रम ज्ञान कहते हैं। माने कि अख्यातिवादी प्रभाकर के मत में तो क्या है, वहां पर भ्रम ज्ञान तो उनके यहाँ होता ही नहीं, उनके यहाँ कोई भ्रम ज्ञान नहीं होता है। वेदांती के यहाँ भ्रम ज्ञान होता है, उसका विषय कैसा होता है? अनिर्वचनीय होता है। ठीक, नैयायिक क्या कह रहा है? नैयायिक क्या कथन है कि भाई विषय अनिर्वचनीय नहीं होता है, विषय सत्य है। हतस्थ देश में बाजार में जो है सुनार के घर जो रखा है रजत, वो सत्य रजत है। और इदम जो है इदमाकार जो पूर्ववर्ती देश में सुक्ति है, वो जो कैसा, वो भी सत्य है। तो फिर भ्रम ज्ञान कैसे सिद्ध करोगे जो दोनों सत्य हैं? तो कहते हैं भ्रम ज्ञान है इसलिए होता है कि दोष के कारण से क्या होता है कि जो बाजार में स्थित रजत है वो इदम पूर्ववर्ती देश में भाषित होता है। तो दोनों का जो संसर्ग है वो जब यथार्थ ज्ञान होता है कि नेदम रजतम, तो जब संसर्ग उसके नेदम रजतम से किसका बात मानता है? नैयायिक सुक्ति और रजत के संसर्ग का बात मानता है। जो सत्य रजत है, सत्य सुक्ति है, उसके संसर्ग का बात किसके द्वारा होता है? नेदम रजतम से। अतः इदम रजतम ज्ञान को क्या मानते हैं? भ्रम ज्ञान मानते हैं। ये है, इस विषय को दिमाग में रख लीजिएगा, तब ये पूर्व पक्षी की बात समझ में आएगी।
कि पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है। नहीं, पूर्व पक्षी कौन है यहाँ पर? नैयायिक। ठीक है, तो ये सिद्धांत आप पहले समझ के रखिए कि नैयायिक के यहाँ जो है नेदम रजतम के द्वारा न इदम का बाद होता है न रजत का बाद होता है, अपितु इदम और रजत के संसर्ग का बाद होता है। उस संसर्ग का बाद होने से इदम रजतम इस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान, ये हुआ एक पदार्थ। इसका ध्यान रखिएगा। मीमांसक के मत में क्या है? मीमांसक के मत में कोई भ्रम ज्ञान होता है। इदम जो है सुक्ति है, रजत जो है वो भी सत्य है, दोनों सत्य है। ठीक है, दोनों सत्य पदार्थ हैं। तो सुक्ति के साथ रजत का जो व्यवहार हो रहा है, क्यों व्यवहार हो रहा है? कहते हैं भेदाग्रह के कारण, भेद का ज्ञान न होने के कारण से इदम रजतम ऐसा व्यवहार हो जाना चाहिए। यम सुक्ति न व्यवहार होकर के इदम रजतम व्यवहार क्यों होता है? भेदाग्रह से। इदम रजत अलग अलग हैं, ये ज्ञान न होने के कारण से, भेदाग्रह के कारण से क्या है? इदम रजतम ऐसा व्यवहार कौन मानता है? पूर्व मीमांसक वाले ऐसा मानते हैं, ख्यातिवादी मानते हैं। अब आइए मूल प्रसंग पर। मूल प्रसंग क्या आपका है कि अन्यथा ख्यातिवादी का सिद्धांत आपके सामने उपस्थित हो रहा है। नैयायिक का सिद्धांत कि अन्यथा ख्यातिवादी का सिद्धांत है कि रजत भी सत्य है, इदम भी सत्य है, पूर्ववर्ती वस्तु भी सत्य है, केवल संसर्ग मिथ्या है। वेदांती का सिद्धांत क्या है कि इदम स्थल पर अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है। रजत भी मिथ्या है, उसका संसर्ग भी मिथ्या है, दोनों मिथ्या है, सत्य केवल सुक्ति है। ये यहां पर सिद्धांति का पक्ष है। अब यहां पर आपको दो पदार्थ आएंगे। ठीक है, दो पदार्थ आएंगे। एक तो देखो आपको अयम घट ये ज्ञान, उसको अलग से समझिए। आपके पंचदशी के नवम प्रकरण में ये सब आया है। जो लोग पंचदशी पढ़े हैं वहां संवादी प्रवृत्ति विसंवादी प्रवृत्ति आई। संवादी प्रवृत्ति क्या होती है, विसंवादी प्रवृत्ति क्या होती है? संवादी प्रवृत्ति जो है, संवादी प्रवृत्ति एक यथार्थ रूप से होती है, सफल प्रवृत्ति होती है। संवादी प्रवृत्ति माने जहां यथार्थ ज्ञान हुआ, अयम घटा, इसके बाद संवादी प्रवृत्ति का मतलब होता है सफल प्रवृत्ति, जिसके लिए गए थे वो मिल गया। तो अयम घटा ये ज्ञान हुआ। अब उस घट को लेने के लिए गए, यथार्थ ज्ञान हुआ, तो उससे संवादी प्रवृत्ति हुई और क्या हो गया कि घट मिल गया। अब यहां पर भ्रमात्मक भी क्या है? भ्रमात्मक विसंवादी प्रवृत्ति होती है, माने कि भ्रम ज्ञान हो गया। भ्रम ज्ञान से भी क्या है? संवादी प्रवृत्ति हो जाती, सफल प्रवृत्ति हो जाती। ध्यान रखो कि भ्रम ज्ञान से माने यथार्थ ज्ञान होने से संवादी में सफल प्रवृत्ति हुई, लेकिन कहीं कहीं भ्रम ज्ञान से भी संवादी प्रवृत्ति हो जाती। ये सफल प्रवृत्ति, संवादी प्रवृत्ति कर सकना सफल प्रवृत्ति, विसंवादी प्रवृत्ति का मतलब निष्फल प्रवृत्ति। ठीक है, तो जहां पर यथार्थ ज्ञान हुआ वहां पर संवादी प्रवृत्ति हुई, सफल प्रवृत्ति हुई, जिसके लिए गए तो चीज मिल गई, ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जहां भ्रम ज्ञान हुआ वहां पर भी संवादी प्रवृत्ति में सफल प्रवृत्ति हो जाती है। कैसे? तो इसको वहां पर समझाया गया है कि दो व्यक्ति दौड़े, दोनों व्यक्ति को भ्रम ज्ञान है। कैसे? कौन सा स्थल लेना कि एक जगह मणि रखी, एक जगह सुक्ति रखी। ठीक, तो मणि के प्रभा को और सुक्ति के चाक्षिक रूप प्रभा को क्या दोनों ने समझा कि मणि है। मणि की प्रभा मणि से अलग है। तो एक व्यक्ति ने समझा, उस प्रभा को मणि समझा, तो मणि को प्रभा को मणि समझना ये भी भ्रम ज्ञान है। ठीक, और सुक्ति में जो चमकीलापन है, चमक है, प्रभा आ रही है, वो भी भ्रम ज्ञान है। तो दोनों दौड़े, किंतु
दोनों भ्रम ज्ञान होने पर भी यहाँ पर जो क्या है कि जिसने मणि की प्रभा को क्या समझा था, मणि, वो वहां पर पहुंच करके मणि को प्राप्त करता, वहां सफल प्रवृत्ति हो जाती। यद्यपि यहाँ भ्रम ज्ञान, मणि की प्रभा को मणि समझना ये भ्रम ज्ञान है। तो भ्रम ज्ञान होने पर भी उससे क्या हुआ, भ्रम ज्ञान हुआ, उससे हुए संवादी जो है संवादी प्रवृत्ति हो गई, वहां पर सफल प्रवृत्ति हो जाती कि वहां जाकर के क्या मिल जाता, उसको मणि मिल जाती है। विसंवादी प्रवृत्ति किसके लिए हुई कि जिसने सुक्ति में जो क्या समझा था, सुक्ति की प्रभा को देख करके मणि समझा था, ये भी मणि है। चाक्षिक को देख करके मणि समझा था, वो दौड़ के गया तो वहां पर क्या हुआ, उसके विसंवादी प्रवृत्ति या निष्फल प्रवृत्ति, उसको कुछ नहीं मिला बल्कि सिर पीटते हुए लौट आया। तो भ्रम माने कि अयथार्थ ज्ञान से निष्फल प्रवृत्ति होती है, ऐसा नहीं कह सकते। कहने का मतलब क्या है, अयथार्थ ज्ञान से भी सफल प्रवृत्ति हो सकती, ये पंचदशी में वहां पर समझाया है। किस लिए समझाया है कि उपासना आदि करना जो होता है, जो उपासना आदि जो व्यक्ति कर रहा है, कैसा है, अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान है। कहते हैं ये अयथार्थ ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान होने पर भी इन उपासनाओं से क्या मिल जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, सफल हो जाता है। अयथार्थ ज्ञान से भी जिज्ञासु की जो सफल प्रवृत्ति, उसमें सफलता मिल जाती है। उपासना करते करते क्या हुआ, अंतःकरण निर्मल हुआ और उसको जो है जहां पर वो ढूंढ रहा था वहीं पर तत्व दर्शन हो जाता है। ये यहाँ विशेषता है। तो इन पदार्थों को आप समझ कर रखिएगा कि अयथार्थ ज्ञान से भी संवादी सफल प्रवृत्ति होती है और यह यथार्थ ज्ञान से भी क्या होता है, निष्फल प्रवृत्ति भी होती है। ये तो हुआ संवादी प्रवृत्ति, विसंवादी प्रवृत्ति। यथार्थ ज्ञान से हमेशा संवादी प्रवृत्ति ही होती है। इन बातों को आपने दिमाग में बैठा कि यथार्थ ज्ञान से हमेशा सफल प्रवृत्ति, संवादी प्रवृत्ति में सफल प्रवृत्ति होती है, इसमें कोई झगड़ा नहीं। लेकिन भ्रम ज्ञान से जो है संवादी प्रवृत्ति भी होती है, विसंवादी प्रवृत्ति भी होती है। इसलिए भ्रम ज्ञान को भी जो है, इसको ऐसे दृष्टांत से क्या सिद्ध होता है कि उपासना आदि जो है ब्रह्म ज्ञान से इतर सभी ज्ञान कैसे हैं, भ्रम ज्ञान है। तो भ्रम ज्ञान होने पर भी वहां पहुंचता है भगवान को ढूंढते ढूंढते। ज्ञाता ज्ञान गे स्थल पर भगवान को साकार रूप से बैठाए हुए था और जब त्रिपुटी का लय हुआ तो क्या मिल गए, भगवान का जो असली स्वरूप है वो मिल गया। तो पहले भ्रम ज्ञान था, भ्रम ज्ञान के सहारे गया और मिला क्या, सफल प्रवृत्ति हो गई। जैसे मणि की प्रभा को मणि रूप से समझा, ये भ्रम ज्ञान है, लेकिन जब दौड़ के गया तो प्रभा को देख करके दौड़ के गया तो वहां पर क्या मिल गया उसको, यथार्थ रूप से मणि मिल गई, प्रत्यक्ष मणि मिल गई। तो वहां पर सफल प्रवृत्ति उसकी हो गई। ये सभी जो है पंचदशी के 9वें प्रकरण के शुरू में आया है, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। अब आ जाओ, यहाँ विसंवादी प्रवृत्ति लिखा था, इसलिए हमने ये सभी प्रसंग आपको अलग से पहले समझा दिया। और नैयायिक का अन्यथा ख्याति मत क्या है, इसको दिमाग में बैठा लेना कि वो इदम को भी सत्य मानता है, रजत को भी सत्य मानता है। इन दोनों का जो संसर्ग है, कहते हैं वो संसर्ग केवल नेदम रजतम से बाधित होता है। ये कहता है हठस्थ रजत जो है दोष के कारण से वहां पर सामने पूर्ववर्ती देश में भाषित होता है। कहते हैं दोष के कारण से क्या है, तो कोई पूछ सकता है नैयायिक से कि भाई दोष के कारण से तो आंख से कम दिखना चाहिए, तुम कह रहे हो दोष के कारण से आंख तुम्हारी बहुत दूर तक देख रही है। अरे भाई यहाँ बैठा है 1 किलोमीटर दूर बाजार में चांदी रखती है, वो भी कमरे में। तो दोष कितने आवरक हैं, कितने दीवाल है, नदी नाला पर्वत पहाड़ है, और फिर भी उसको क्या दिख रही है, चांदी दिख रही है। कैसे दिखेगी भाई,
तो नैयायिक उत्तर देता है कि दोष के कारण से इंद्रिय में दिव्यता आ जाती है, दिव्य माने इंद्रिय की शक्ति बढ़ जाती है और उसके कारण से वो क्या करता है, वो देख लेता है। नैयायिक का तर्क है। तो दृष्टांत क्या देता है कि जैसे जिसको भूख लगी हो, जैसे जिसकी जठराग्नि में क्या है, पेट में भस्मक रोग होता है, तो वो आदमी जो है उस भस्मक रोग रूप दोष से पुरुष क्या होता है कि पहले एक रोटी खाता था, अब भस्मक रोग हो जाने से अब वो क्या है, पूरी टोकरी की टोकरी रोटी खा जाता है। ये रोग है। तो कहते वहां पर जैसे दोष के कारण से कई गुना शक्ति बढ़ गई भोजन खाने की, ऐसे ही दोष के कारण से इंद्रिय में कई गुना शक्ति बढ़ जाती है और वो दूर देश में रखे हुए रजत को देख लेता है। ये सब नैयायिक तर्क देता है। ठीक है। तो अन्यथा ख्यातिवादी है, तो कहते हैं दोनों सत्य हैं, तो फिर इनका मिथ्या ज्ञान कैसे सिद्ध करोगे। कहते हैं दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य में होने पर भी इन दोनों का जो आपस में संसर्ग भाषित होता है, वास्तव में वो संसर्ग सत्य है नहीं, कल्पित है। वही नेदम रहितम से बात होता है, इसलिए इदम रहितम इस ज्ञान को भ्रम ज्ञान कहते हैं। ये उसका तर्क है। अब आइए उसको लेकर के वो शंका उठा रहा है। इदम असहमान सहमानो अन्यथा ख्यातिवादी संते। इदम जो पीछे कहा गया कि वहां पर रजत की उत्पत्ति होती है, अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति होती है। देखिए नैयायिक संसर्ग को तो मिथ्या मानता है, वेदांती भी मानते हैं, इतने दोनों बराबर है। इदमावच्छिन्न जो पूर्ववर्ती देश सुक्ति, ये भी दोनों में सहमति है। झगड़ा कहाँ है कि वेदांती कह रहे हैं रजत की उत्पत्ति होती है। कैसी रजत की, अनिर्वचनीय मिथ्या रजत की उत्पत्ति वहां पर होती है। वो कहता वहां तो सत्य रजत है। इन दोनों को लेकर के दोनों में विचार विमर्श अब चल रहा है। तो कह रहा है इदम असहमान, माने जो आपने कहा अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है, संसर्ग दोनों कल्पित मानते, वहां कोई झगड़ा नहीं। पूर्ववर्ती देश में सुक्ति, इसमें कोई झगड़ा नहीं। केवल अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति होती है, वेदांती का सिद्धांत है। और नैयायिक का सिद्धांत है कि सत्य रजत, हतस्थ सत्य रजत है, बाजार में वहां सत्य रजत रहता है। ये अन्यथा ख्यातिवादी का सिद्धांत करते हैं। उसी को लेकर के शंका कर रहा है कि अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति कैसे हो सकती। इदम असमान है, इदम असमान माने अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति होती है, इसको स्वीकार न करता हुआ अन्यथा ख्यातिवादी नैयायिक जो है संकते शंका करता है। ननुइति मूल में देखो, विसंवादी प्रवृत्तिया भ्रांति ज्ञान सिद्धोपि। कहते हैं इदम रजतम, ये ज्ञान हुआ, यह रजत है। इस ज्ञान को देखकर दौड़ा वहां, कहां पर, सुक्ति स्थल पर, लेकिन वहां रजत मिली नहीं। ठीक है, निष्फल प्रवृत्ति हुई, तो इससे भ्रांति ज्ञान सिद्ध हो, इससे भ्रांति ज्ञान सिद्ध हो जाता है। निष्फल प्रवृत्ति क्योंकि रजत तो बैठा बाजार में, वहां उसका संबंध है नहीं। तो कहते हैं इसे भ्रांति ज्ञान सिद्ध होने पर भी तस्य प्रातिभाषिक तत्काल उत्पन्न रजतादि विषय कत्वेन प्रमाणम। कहते हैं वो जो है तस्य, क्या हुआ कि इस विफल प्रवृत्ति से प्रातिभाषिक तत्काल उत्पन्न रजतादि विषय कत्वे न प्रमाण। कहते हैं इस प्रवृत्ति के द्वारा, जो प्रवृत्ति से क्या होता है, कहते हैं इस विफल प्रवृत्ति से क्या है, प्रातिभाषिक तत्काल उत्पन्न रजतादिक विषय तत्व में ये प्रमाण नहीं मान सकते। देशांतरीय रजतस्य क्लिप्तस्यैव तद विषयत्व संभवात्। कहते हैं वहां पर देशांतरीय रजत जो क्लिप्त है, निश्चित है, वही ही तद विषयत्व भ्रांति ज्ञान का विषय संभव है। क्लिप्तस्य पर लिख लो, क्लिप्त क्लिप्त कल्प्यमानयो क्लिप्तस्यैव बलवत्वम, ये न्याय है। क्लिप्त कल्प्यमानयो क्लिप्तस्यैव बलवत्वम।
कहते हैं जहां क्लिप्त पदार्थ है और एक कल्पना से पदार्थ है, तो किसको माना जाए? तो कहते हैं जो क्लिप्त पदार्थ है उसी को मानना चाहिए, वो बलवान माना जाता है। एक न्याय है। तो उस न्याय के अनुसार न्यायिक कहा कि जब देशांतरी रजत पहले से सिद्ध है, क्लिप्त है, निश्चित है, तो फिर जो है आप जो एक अलग से कल्पना कर रहे हो वहां प्रातिभाषिक रेत की उत्पत्ति होती है। कहते हैं ऐसा कल्पना करना जो है अनुचित है। इस न्याय से ले क्लिप्त से तद विषयत्व, जो पहले से रजत हट्टस देश में स्थित है वो विषय संभव है, तो फिर अलग से कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये हुआ पूर्व पक्ष। सिद्धांत देखे, टीका देखो। यद्यप विसंवादी प्रवृत्तिया भ्रांति ज्ञानम सिद्ध्यति। कहते विसंवादी प्रवृत्ति से भ्रांति ज्ञान सिद्ध हो जाता है। दौड़ा था, वहां पर उसे कुछ मिला। किस स्थल पर? इदम रजतम, इस भ्रम स्थल पर। वो मणि प्रभा वाला मत ले लेना। इदम रजतम, इस भ्रम स्थल पर दौड़ा, उसे नहीं मिला। तो जब भ्रांति ज्ञान सिद्ध हो गया तो तस्य विषयत्व बिना अनुपत्ति। तो जो ज्ञान है, तो ज्ञान हमेशा कोई न कोई विषय होगा। तो विषय बिना ज्ञानम अनुपन्नम, कहते सभी कल्पक ज्ञान हो रहा है, तो ये विषय के बिना अनुपन्न हो जाएगा, अर्थापत्ति प्रमाण। तस्य माने ज्ञानस्य, भ्रांति ज्ञानस्य विषयत्व, विषयम बिना, जो रजत के बिना। यहाँ पर प्रातिभाषिक मत जोड़ लेना। यहाँ पर नैयायिक कहेगा सत्य रजत, सिद्धांती मानते हैं मिथ्या रजत, प्रातिभाषिक रजत। दोनों में विषय शब्द पर ध्यान दीजिएगा। एक मानता है प्रातिभाषिक और एक मानता है सत्य। तो कहते हैं कि ज्ञान जब हुआ तो उसका विषय अवश्य मानना पड़ेगा। रात्रि भोजनम बिना पीनत्व अनुपन्नम, रात्रि भोजन के विषय बिना पीनत्व अनुपन्न है। ऐसे ही भ्रांति ज्ञान के बिना क्या हुआ? विषय के बिना भ्रांति ज्ञानम अनुपन्नम, जो भ्रांत है इदम रजतम, ये ज्ञान अनुपन्न हो जाएगा। तद विषयम इदम रजतम का जो विषय रजत को सिद्ध करता है। तथापि सविषय प्रातिभाषिक, कहते हैं वो विषय कैसा है? वो विषय कैसा? प्रातिभाषिक है। तत्काल उत्पन्न, उसी काल में उत्पन्न होता है। इति यत्र नास्ति प्रमाणम, कहते हैं इसमें कोई प्रमाण नहीं है। जो सिद्धांती कह रहे हैं भाई ज्ञान का विषय होता है तो मान लिया, लेकिन जो विषय है वो प्रातिभाषिक है, तत्काल उत्पन्न होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इत्याह विसंवादी, इसी को मूल में कहा विसंवादी। अब उसी को स्पष्ट करते हैं। यद विषय प्रवृत्ति तस्य लाभे तस्या संवादित्व, कहते हैं जिस विषय प्रवृत्ति हुई अगर उसका लाभ हो गया तो उसे संवादी प्रवृत्ति कहते हैं, सफल प्रवृत्ति कहते हैं। और अलाभे तो विसंवादित्व, अगर यद विषय प्रवृत्ति हुई उसका लाभ नहीं हुआ तो वो निष्फल प्रवृत्ति कही जाती है। अब इसका विश्लेषण हमने आपको बनाया कि यद विषयक प्रवृत्ति घट विषयक प्रवृत्ति हुई, तो यहाँ पर घट विषयक प्रवृत्ति कब होगी? घट का यथार्थ ज्ञान हुआ आपको, फिर घट लेने के लिए जब आप गए तो उसमें घट का लाभ हो जाने से वो संवादी प्रवृत्ति हो। अलाभे, अब अलाभे पर यहाँ ख्याल रखना पड़ता है कि अलाभे जो है यहाँ पर क्या हुआ कि भ्रम ज्ञान होने पर अलाभे इन्होंने लिखा, तो अलाभे मतलब कि लाभ नहीं हुआ तो विसंवादित्व, वो निष्फल प्रवृत्ति होने से उसमें भ्रांति जन्य प्रवृत्ति हो जाएगी। किंतु वहां पर भी जो है क्या है कि सफल प्रवृत्ति स्थल पर भी देखा जाता है कि जहां पर प्रभा में मणि समझी गई है वो कैसा है? भ्रम ज्ञान। वो भ्रम ज्ञान होने पर भी वहां सफल प्रवृत्ति हो जाती है। तो सफल प्रवृत्ति के बल पर उस ज्ञान को क्या कहते हैं? यथार्थ ज्ञान नहीं मान लेते हैं, उसे भ्रम ज्ञान ही माना जाता है। तो भ्रम ज्ञान स्थल पर भी विसंवादी प्रवृत्ति होती है। अतः विसंवादी प्रवृत्ति जो है, विसंवादी जो प्रवृत्ति स्थल पर तो भ्रांति ज्ञान, भ्रांति जन ज्ञान प्रवृत्ति होगी, वहां विसंवादी तो निश्चित है। लेकिन भ्रांति जन प्रवृत्ति स्थल पर भी देखा गया है कि वहां पर क्या है? संवादी प्रवृत्ति भी होती जाती है। तो आपके 3 फार्मूले हो गए। एक क्या है कि यथार्थ ज्ञान स्थल पर
सफल प्रवृत्ति होती है। जैसे घट का यथार्थ ज्ञान हुआ, वहां पर सफल प्रवृत्ति होती है, उसमें कोई बात झगड़ा नहीं। किंतु किंतु जहां पर रज्जु में सुक्ति में रजत को समझा, चांदी समझा, सुक्ति में वहां गया, उस भ्रम ज्ञान से जो प्रवृत्ति हुई, वहां पर विसंवादी प्रवृत्ति हुई, वहां पर क्या हुआ, वो निष्फल प्रवृत्ति हुई। किंतु एक ऐसा स्थल भी है जहां भ्रम ज्ञान होता है, ये मणि में मणि की प्रभा को मणि समझना, ये भ्रम ज्ञान स्थल है। तो इस भ्रम ज्ञान स्थल पर भी क्या देखा जाता है, सफल प्रवृत्ति हो जाती है। तो सफल प्रवृत्ति के बल से मणि की प्रभा को मणि समझना, इस ज्ञान को क्या है, यथार्थ ज्ञान आप सिद्ध नहीं कर सकते, वो तो भ्रम ज्ञान ही रहेगा। प्रवृत्ति में सफलता मिल जाती है, इतना ख्याल रखिएगा। ननु विषयांतर अनुपत्ति तत्र प्रमाणम इति आशंका, कहते वहां पर विषयांतर की अनुपत्ति, जहां पर दौड़ रहा व्यक्ति, कहते हैं इदम रजतम, इस स्थल पर रजत जो दिखाई पड़ रहा है, सुक्ति में जो रजत दिखाई दे रहा है, वहां पर अन्य कोई रजत तो है ही नहीं, इसलिए विषयांतर रजतांतर की अनुपत्ति है। इसलिए वहां पर क्या मानना चाहिए कि वहीं पर कल्पित रजत को उत्पत्ति मान लेते हैं, यही प्रमाण मान लो। तो इसका उत्तर देते हुए कहा कि नहीं, वहां देशांतर रजत है, वहां पर ही आप नहीं कर सकते कि वहां विषयांतर है ही नहीं, विषयांतर की अनुपत्ति है, ऐसा वहां पर नहीं कह सकते हैं। अपितु वहां विषयांतर है, देशांतर रजत है, वो क्लिप्त से तद विषयत्वम, क्लिप्त ही वहां पर उसका विषय जो संभव है। तो फिर आप जो है अलग से एक नई कल्पना जो कर रहे हो वो उचित नहीं है। इति चेत न, यहां तक हुआ कौन, नैयायिक का मत हुआ। आ जाओ अब सिद्धांत पक्ष देखो। सिद्धांती कह रहे हैं तुम्हारी आंख में कौन सी इतनी शक्ति आ गई कि सब दीवाल उवाल कूदते कूदते हुए, पहाड़ को कूदते हुए उस पार जाकर के चांदी की दुकान में, सुनार के घर में जो चांदी रखी उसको देख रहा है। भाई बहुत से दूर पर है, जहां पर तालाब होते वहां सुक्ति होती है, और वो सुक्ति जहां है देखने गया, वहां से दसियों किलोमीटर दूर बाजार में सुनार के घर में क्या रखी है, चांदी रखी है। तो कौन सी ऐसी शक्ति आ गई कि वहां जाकर के चांदी देख रही है सुनार के घर की। अरे तुम्हारे अंदर इतनी ही शक्ति है तो पृथ्वी में झांक के देखो, जब दूसरे को बुलाना नहीं पड़ेगा, हर चीज तुम्हें आंख में दिखने लग जाएगी, आंख से देखनी चाहिए, फालतू के तर्क वितर्क क्यों कर रहे। इसी करें असन्निकृष्ट देशांतरीय वस्तु न प्रत्यक्ष विषय योग्यत्वम इति दूसयति, कहते हैं जो असन्निकृष्ट है, समीप में नहीं है, अपितु दूर देश में स्थित वस्तु है, वो प्रत्यक्ष के विषय की योग्यता उसमें नहीं रहती है। ऐसा कहते हुए दूसरे खंडन करते हैं, पूर्व पक्षी का न्यायिक के पक्ष में दोष देते हैं। ठीक है, देखिएगा, असन्निकृष्ट भ्रमे, जो सन्निकृष्ट स्थल पर नहीं भ्रम है, भानम न उपद्यते, कहते हैं जो सन्निकृष्ट स्थल नहीं है, ऐसे जो दूर देश में भ्रम हो रहा है, कहां पर, आपके पर्वत आदि पर, दूर शिखर पर क्या दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे दूर देश वाले भ्रम में भानम न उपद्यते, वहां पर भान नहीं सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष सामग्री सन्निकर्ष घटित, न कहते हैं प्रत्यक्ष की सामग्री हमेशा सन्निकर्ष से घटित होती है। तद रहित प्रत्यक्ष विषयत्व योगात, उससे सन्निकर्ष से घटित सामग्री जब है ही नहीं, तब वो प्रत्यक्ष की विषय की योग्यता नहीं सकती है। या आप चांदी स्थल पर ले लो, जो असन्निकृष्ट, ठीक है, असन्निकृष्ट है, उसका भ्रमे असन्निकृष्ट से भानम न उपद्यते, ऐसा अर्थ करो। भ्रम में जो है असन्निकृष्ट पदार्थ का भान नहीं उत्पन्न हो सकता है, पेड़ को छोड़ दो दूर देश वाले का,
रजत को ही पकड़ो कि जो असन्निकृष्ट है, माने भ्रम स्थल पर, भ्रमे सप्तमी लिखी है, भ्रम स्थल पर जो असन्निकृष्ट पदार्थ है उसका भानम न उपद्यते, उसका भान नहीं सकता है, प्रत्यक्ष नहीं सकता है। अर्थात चांदी जो जो है, इदम रजतम, इस भ्रम में जो दूर देश में रखी हुई चांदी है उसका भान नहीं सकता। क्यों? कि प्रत्यक्ष की जो सामग्री कही गई है उसमें सन्निकर्ष आवश्यक है, इंद्रिय का विषय का सन्निकर्ष होना आवश्यक है। तो कहते हैं सन्निकर्ष घटितत्वेन, सन्निकर्ष घटित होने से तद रहितस्य, यहाँ पर क्या देखा जा रहा है? वो सन्निकर्ष घटित जो सामग्री से रहित है, इसलिए प्रत्यक्ष विषयत्व योगात्, वो प्रत्यक्ष का विषय रहित नहीं सकता है। ये इति भाव, ऐसा भाव है। मूल देख ले, तस्य असन्निकृष्टया, तस्य माने जो देशांतरी जो रजत है, असन्निकृष्ट होने के कारण से प्रत्यक्ष विषयत्व योगात्, वहां पर प्रत्यक्ष का विषय नहीं सकता है। न च ज्ञानम तत्र प्रत्याशक्ति, वो वहां ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति मान लेंगे। आपको पीछे अलौकिक सन्निकर्ष तीन बतलाए, एक सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष, एक ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष और एक योगज सन्निकर्ष। ठीक है, सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष जो है और क्या है? ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष। सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष के लिए नैयायिक कम मानता है कि परतो अन्यमान धूमात में जो है, आपने व्याप्ति कहाँ देखी है? पर्वती धूम, मानसी धूम की व्याप्ति मानसी वन्नी में, और पर्वत पर क्या है? पर्वती धूम है, उसकी व्याप्ति मानसी वन्नी के साथ है नहीं। इसलिए वहां सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष से क्या करता है कि धूमत्वेन सकल धूम का, वन्यत्वेन सकल वन्नी का ज्ञान होने से अब जो है, अब जब सभी एक ही है तो क्या करेगा कि उस वन्यत्वेन वन्नी सब एक है, धूमत्वेन धूम सब एक है। अब जो व्याप्ति बनाएगा उस व्याप्ति में सकल धूम आएंगे, सकल वन्नी आएगी। अब ऐसा आने से अब जो पर्वती धूम है वो भी क्या है? धूमत्वेन उस धूम में आ जाता है, उस धूम के द्वारा वन्नी की अनुमति हो जाती है, ये कहता है नैयायिक। अच्छा, तो कहते हैं कि यहाँ पर ये तो सामान्य लक्षणा है। ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष के स्थल पर आपको बतलाया गया था कि किसी व्यक्ति ने गया जंगल में और देखा चंदन का पेड़ है, तो वहां चंदन कट रहे थे, चंदन की डाली एक टुकड़ा उठाया, नाक से सूंघा, का सुरभि चंदनम, चंदन में सुगंधी होती है, एक चंदन सूंघा, दो सूंघा, चार सूंघा, पांच सूंघा, उसको ये हो गया भाई जो भी चंदन है वो सुगंधी वाला। अब आया घर पर, सामने कोई सिर पर गठरी बांधे हुए चंदन को लेकर जा रहा, तो वो बिना नाक से सूंघे क्या बोलता है? सुरभि चंदनम। आंख से उसे क्या दिखाई पड़ता है? इस चंदन में सुरभि। भाई नाक से तो प्रत्यक्ष जाएगा, लेकिन आंख से नैयायिक क्या प्रत्यक्ष कर रहा है? चंदन में सुरभि। कहते हैं कैसे भाई, आंख से कैसे उसका प्रत्यक्ष हो गया? तो कहते आंख का और चंदन के बीच में ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष है, अलौकिक सन्निकर्ष। उस सन्निकर्ष के बल से देखने वाला तुरंत बोल देता है कि क्या हुआ, यहाँ पर ज्ञान सन्निकर्ष है, इस सन्निकर्ष से सुरभि चंदनम हो जाता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि हम न च ज्ञानम तत्र प्रत्याशक्ति, कहते हैं ज्ञान को ही वहां पर हम प्रत्याशक्ति सन्निकर्ष मान लें। कहां पर? जो दूर देश में हटस्थ में जो रजत है और उस सुक्ति में, सुक्ति स्थल पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति देख रहा सुक्ति को, वहां उस रजत का सन्निकर्ष सुक्ति, कौन सा सन्निकर्ष बनाएंगे चक्षु से? कहते हैं ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष बनाएंगे। उस ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से दूर देशस्थ जो रजत है वो इदम और इदम देश पर आकर के भाषित होने लगेगा, हो जाएगा ज्ञान उसका, उसका रजत का ज्ञान हो गया तो इदम रजतम ये ज्ञान हो जाएगा। इदम भी सत्य, रजत भी सत्य, दोनों सत्य हो जाएंगे। तो न च ज्ञानम तत्र प्रत्याशक्ति, उस ब्रह्म स्थल पर ज्ञान को आप प्रत्याशक्ति नहीं बना सकते सन्निकर्ष, क्योंकि ज्ञान से प्रत्याशक्ति, अगर ज्ञान को प्रत्याशक्ति सन्निकर्ष मानोगे तब तो तथा ये वन्यादि प्रत्यक्षत्वा प्रत्यक्ष आपत्तो, तो फिर वन्य स्थल पर भी क्या जरूरत है अनुमान करने की? ज्ञान को सन्निकर्ष बनाओ
और जहां पर भी वन्नी है उस सन्निकर्ष से, ज्ञान रूप सन्निकर्ष से उस वन्नी का ज्ञान हो जाएगा, वन्नी का प्रत्यक्ष हो जाएगा। अनुमान आदि उच्छेदापत्ति, अनुमान आदि सबका उच्छेद हो जाएगा, अनुमान उपमान सबका उच्छेद की आपत्ति आए। ननु वस्तु अलौकिक सन्निकर्ष, कहते हैं आपने अलौकिक सन्निकर्ष माना, पूर्व पक्षी कह रहा है सन्निकर्ष बतलाना है ने, तो कहते हैं कि ननु वस्तु अलौकिक सन्निकर्ष, अलौकिक सन्निकर्ष इतिहास कहते हैं सच किम सामान्यत्वम किम वा ज्ञानस्य, कहते हैं वो क्या सामान्य लक्षण सन्निकर्ष है अथवा ज्ञान स्वरूप मतलब ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष इति विकल्प्य नाद्य तत्प्रमाणाभावात्, कहते हैं सामान्य लक्षण सन्निकर्ष को माना नहीं जा सकता, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ठीक, सन्निकृष्ट धूमादिकम एवं प्रत्यक्ष विषय भूतम न तो धूम मात्रम, तन्मात्रा धूम मात्रम इन सामान्यम प्रत्याशक्ति कल्पना स्यात्, कहते हैं सन्निकृष्ट धूमादि जो प्रत्यक्ष के विषय भूत होते हैं, न कि धूमत्व सकल धूम, यही कहता है कि धूमत्व को सन्निकर्ष बना करके वो क्या देखता मानस में कि धूमत्व सकल धूम देख लेता, वन्नित्व सकल वन्नी देख लेता है, तो जहां जहां धूम है वहां वहां वन्नी, इस प्रकार से सकल धूमों में सकल सकल वन्नी की व्याप्ति है, धूमत्व सकल धूम में वन्नी की व्याप्ति हो गई। अब पर्वतीय धूम में भी वन्नी की व्याप्ति बैठ गई, अतः उस वन्नी की उस धूम से क्या वन्नी का ज्ञान अनुमिति हो जाएगी। तो कहते हैं सन्निकृष्ट धूमादिकम ही प्रत्यक्ष विषय भूतम, किसी से पूछो आंख से क्या देख रहा है, वो सन्निकृष्ट धूम आदि को ही देखता जो प्रत्यक्ष का विषय भूत है, न तो तन मात्र मान धूम मात्र, न कि आंख से वो सकल धूम का, अगर धूमत्व सकल धूम का ज्ञान हो गया तो सर्वज्ञ हो जाएगा। इन सामान्य प्रत्याशक्ति इति कल्पना स्यात्, कहते हैं इसे प्रामाण्य सत्यापत्ति कल्पना होती, अर्थात ये जहां लिखा होता है ऐसी ऐसी बात नहीं है तो ऐसी कल्पना नहीं सकती है। इति प्रथम पक्ष परिहारम मनसी निधाय, कहते हैं प्रथम पक्ष का परिहार जो है यहाँ पर क्या करते हैं, मन में धारण करके मनसी निधाय, इसको मान क्या समझ लिया कि ये तो प्रथम पक्ष तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मूल कार्य ने प्रथम पक्ष को छोड़ा ही नहीं, छुआ ही नहीं। द्वितीय पक्षम परिहरत, ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति को परिहार कर दिया कि ज्ञान रूप प्रत्याशक्ति नहीं मान सकते हो, क्योंकि ज्ञान रूप प्रत्याशक्ति मानो, ज्ञान रूप ज्ञान को सन्निकर्ष बनाओगे तो वन्नी ज्ञान से क्या है, अनुमान करने की जरूरत नहीं, उसी वन्नी ज्ञान को सन्निकर्ष बना करके पर्वत में वन्नी का ज्ञान, उसी सन्निकर्ष बनाकर वन्नी की अनुमति का वन्नी का प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसे अनुमति आदि करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तत्र माने भ्रांति प्रत्यक्ष विषय, अच्छा ज्ञेन रजतादिना ज्ञानम ये सन्निकर्ष इति न च प्रमाणाभाव, कहते हैं गे जो है विषय रजतादि में ज्ञान के गे जो रजता ज्ञेन रजतादिना जो हट्टस्थ रजत है उसके साथ ज्ञान सन्निकर्ष है, ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि प्रमाणाभावात ये भाव। विपक्षे बाधकम माह, सिद्धांति ने विपक्ष में बाधक दिया कि ज्ञानस्य, कि अगर ज्ञान कोई प्रत्याशक्ति सन्निकर्ष बनाओगे तो हर जगह वन्नी ज्ञान का सन्निकर्ष बना करके पर्वत में वन्नी का ज्ञान हो जाएगा, दूर बैठा हुआ उसके अप्रत्यक्ष वन्नी का प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसके लिए अनुमान आदि करने की आवश्यकता नहीं है। तथा ये ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति, ठीक, तथा ये मतलब उस ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से ही वन्नी का प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसके लिए अलग से कोई अलग से अनुमान आदि करने की आवश्यकता नहीं होगी। अलौकिको भी प्रत्यक्ष सामग्री अनुमिति सामग्री तो बलवती लाघवा, कहते हैं अलौकिक सामग्री होने पर भी, ठीक है, अलौकिक होने पर भी जो प्रत्यक्ष की सामग्री होती है वो अनुमिति की सामग्री से बलवान होती है, और ऐसा मानने में लाघव। समझो इस विषय को, देखो कोई चीज आंख से दिखाई दे रहा, ठीक है, तो आंख से क्या उस वस्तु का ज्ञान तुरंत हो जाता है,
उसके लिए हेतु जुटाओ, साध्य बनाओ, पक्ष बनाओ, अनुमान करो, फिर अनुमिति करो। ऐसे ऐसी जो सामग्री जो इकट्ठी करोगे, तो कहते हैं जहां पर अब आप कहोगे कि नहीं अनुमिति स्थल पर, नैयायिक के लिए तर्क दे रहे हैं। नैयायिक कहे भाई अलौकिक सन्निकर्ष है, कहते हैं अलौकिक सन्निकर्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान की सामग्री जब अलौकिक होने पर भी वो कैसी, हमेशा प्रत्यक्ष सामग्री बलवान होती है। जब प्रत्यक्ष आंख से दिख रहा है तो क्यों जाएगा अनुमान करने, क्यों किसी से पूछने जाएगा, साध बोध से क्यों बोध करेगा। तो कहते हैं अलौकिक जो सामग्री होने पर भी प्रत्यक्ष सामग्री वो अनुमान आदि सामग्री से बलवान होगी। अतः प्रत्यक्ष से ही जब ज्ञान हो गया उन्हीं का, तो उसे अनुमिति आदि करना व्यर्थ होगा। और अनेक प्रमाण मानने की क्या जरूरत, सब जगह प्रत्यक्ष प्रमाण ही मान लो, उसी से काम चल जाएगा, इसमें लाघव भी है। अतः आप ज्ञान लक्षणार्थ सन्निकर्ष आदि नहीं मान सकते हैं, ये पूर्व पक्ष, ये सिद्धांति ने कहा है। अब आगे हुआ कि ये तो हो गया नैयायिक का खंडन। नैयायिक जो अन्यथा ख्यातिवादी का जो मत था उसका खंडन हो गया। अब आपने दूसरे का खंडन कर दिया, ये तो बात ठीक है, लेकिन आप अपने सिद्धांत का जब पोषण करेंगे तो दूसरा भी आपके मत का खंडन करेगा। तो अब जो है नैयायिक जो है वेदांती के मत का खंडन करेगा और उसे वेदांती उसका समाधान देंगे। इसका प्रसंग आपको कल जो है प्रतिपदा है, ठीक न, कल तो पाठ चलेगा नहीं, शेष पाठ फिर द्वितीया से चले, ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।